नमस्कार साथियों, मैं अनुकुल द्विवेदी आशा आईसीएस के यूट्यूब चैनल आशा आईसीएस वर्चुअल एकेडमी पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम अभी जो कड़ी चला रहे हैं, जो स्पेशल सीरीज चला रहे हैं, वो है नेट सेट जेआरएफ के लिए, जहां पे हम देख रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जहां से हमेशा प्रश्न आते रहे हैं, आते रहते हैं और आते रहने की संभावनाएं भी हैं, 100% हैं। और उस आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है शिक्षण की अवस्थाएं, फेजेस ऑफ टीचिंग। आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ। हम चाहते हैं केवल और केवल आपकी सफलता, जहां कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे, वो क्वेश्चन जिसके संबंध में आपने हमारे वीडियोस देखे हैं। तो इस प्रकार से कुछ आपके कंसेप्ट को क्लियर कराया जाए कि कम से कम इस वीडियो के बाद आपका कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित छूटना नहीं चाहिए। बस यही हमारी कोशिश है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक अपना, शिक्षण की अवस्थाएं। तो देखिए, हम पहले ये मान लें कि एक क्लास चल रही है, एक क्लास चल रही है, मैं पढ़ा रहा हूं, सामने बच्चे बैठे हुए हैं। तो देखिए, यहां पे मैं जो कार्य कर रहा हूं वो है शिक्षण, वो है टीचिंग। ये अभी तक आप लोगों को पता चल चुका होगा, पुरानी वीडियोस जितनी भी सीक्वेंस की बनी है। तो ये जो कार्य है, कोई ऐसा कार्य नहीं है, कोई त्वरित कार्य नहीं है, कोई क्षणिक कार्य नहीं है कि मैं आया और पढ़ाने लग गया। देखिए, एक टीचर के लिए जो अवस्थाएं होती हैं, उसके कार्य की जो अवस्थाएं होती हैं, वो जो 40 मिनट हमारा क्लास का होता है जहां पर हम पढ़ाते हैं, वो 40 मिनट कोई ऐसा नहीं है कि बस 2 बजे से लेके 2:40 तक हम गए और ऐसे बोल डाले, ऐसी कोई बात नहीं होती है। उसके देखिए, वो तो मेन टाइम है ही है जब हम आपसे इंटरेक्ट करते हैं, जब हम आपको पढ़ा रहे होते हैं। तो एक अवस्था तो वो होगी ही, शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था, इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। लेकिन उसके पहले की भी एक अवस्था होती है जहां पर एक हाइपोथेटिकल प्लान बनता है, एक परिकल्पनात्मक योजना बनती है, जहां पर हम सोचते हैं कि आज क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। फिर जाते हैं, इसके बाद अगला चरण होता है हमारा इंटरैक्टिव फेज, अंतः प्रक्रिया अवस्था। और इसके पश्चात तीसरी अवस्था होती है जब हम पढ़ा कर निकल गए, इसके बाद उस पढ़ाने का, हमारे शिक्षण का आउटपुट क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ। तो वो रिजल्ट हम परखते हैं मूल्यांकन के माध्यम से। तो एक शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं। वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, पहले विशुद्ध अपनी भाषा में समझ लेते हैं, इसके बाद बुकीज होंगे। ठीक है, पढ़ाने से पूर्व पढ़ाने की योजना बनाना। ये देखिए, ये हो गई आपकी प्रथम अवस्था, पढ़ाने से पूर्व पढ़ाने की योजना बनाना। इसके बाद ठीक बाद पढ़ाना, और पढ़ाने के बाद उसके रिजल्ट का, उसके परिणाम का मूल्यांकन करना, यानी मूल्यांकन। तो इस प्रकार से भाई साहब आप देखें तो यहां पर शिक्षण की 3 अवस्थाएं आपको दिखाई देती हैं, 3 फेजेस आपको टीचिंग के यहां पे दिखाई देते हैं। पढ़ाने से पूर्व पढ़ाने की योजना बनाना, मेकिंग अ प्लान फॉर टीचिंग बिफोर टीचिंग, एंड फिर इसके बाद टीचिंग, सेकंड स्टेप, एंड थर्ड स्टेप इज इवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये 3 अवस्थाएं आपकी बनती हैं। इसी को किताब क्या कहता है, किताबों में लिखा होता है। देखिए, शिक्षण की अवस्थाओं की जब बात होती है तो किताबों में लिखा होता है शिक्षण की पूर्व तत्परता
अवस्था, जिसे आप कहते हैं प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, पढ़ाने से पूर्व, मतलब शिक्षण की पूर्व तत्परता अवस्था। इट मींस बिफोर टीचिंग, पूर्व तत्परता, पढ़ाने से पहले पढ़ाने की तैयारी करना, पढ़ाने की योजना बनाना ही इस क्रम के अंतर्गत आता है। इसमें आप पाठ्यवस्तु का निर्धारण करते हैं, इसमें आप शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण के उद्देश्य, लर्निंग ऑब्जेक्ट्स, ये आप निर्धारित करते हैं। यहां पर आप पाठ्यवस्तु का निर्धारण करते हैं। पाठ्यवस्तु से तात्पर्य क्या है? क्या पढ़ाया जाना है, आज क्या पढ़ाया जाएगा। आप प्रस्तुतिकरण की योजना, अ प्रॉपर प्लान फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ टॉपिक्स, प्रस्तुतिकरण की योजना बनाते हैं घर पे ही बैठ करके कि आज कैसे, हाउ टू एक्सप्रेस द टॉपिक, कि छात्रों को वो चीज समझ में आ जाए। आप शिक्षण प्रविधि का निर्धारण करते हैं। इट मीन्स एक जो टीचिंग मेथड है, टीचिंग मेथड, शिक्षण प्रविधि, इसका निर्धारण करते हैं। फिर इसके पश्चात आप करते हैं जो सबसे स्पेशल है, मेरे ख्याल से जो सबसे कठिन टॉपिक है। मान लीजिए किसी दिन कुछ ऐसी चीज पढ़ानी है जो सबसे विशिष्ट विषय वस्तु है, जो सबसे कठिन, जो सबसे स्पेशल टॉपिक है, उसको कैसे समझाया जाए, क्योंकि हर टॉपिक की तासीर अलग अलग होती है और टॉपिक की कठिनता के अनुसार, उसके लेवल के अकॉर्डिंग आपको अपने समझाने के तरीके में भी परिवर्तन लाना होता है। ठीक है, तो विशिष्ट विषय वस्तु के लिए विशिष्ट टीचिंग पद्धति का प्रयोग, यूज ऑफ स्पेशल टीचिंग मेथड फॉर स्पेशल टॉपिक्स। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है, मैंने लिखा नहीं लेकिन बोल दिया है तो आप समझ लीजिएगा, क्योंकि जगह कम है और वीडियो भी छोटा बनाना होता है इस वजह से। फिर इसके बाद शिक्षण की दूसरा जो है, शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था। देखिए, अब ये है इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, यानी अभी जो चल रहा है, हालांकि ये क्लासरूम में नहीं चल रहा है, लेकिन जब हम पढ़ाने जाते हैं क्लासरूम्स में, सामने बच्चे बैठे होते हैं, बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर के, तो ऐसी अवस्था में ये क्लासरूम का एनवायरनमेंट है, ये क्लासरूम एनवायरनमेंट है। आप क्या पढ़ा रहे हो, आप कैसे पढ़ा रहे हो, आपका कैसा उनसे अंतः प्रक्रिया संबंध, जो अंतः संबंध है, जो इंटरेक्शन है, वो किस प्रकार का है। बच्चे आपकी बातों को समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो यहां पे मूल चीज क्या है? यहां पे मूल चीज है आपका प्रस्तुतिकरण। यहां पे लिखता हूं, रुक जाइए, प्रस्तुतिकरण इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अभी प्रस्तुतिकरण के हमने की योजना बनाई थी ऊपर, अब हम प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, अब हम प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, अब हम प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, अपनी भावनाओं को, टॉपिक को बच्चों के आगे सरल शब्दों में, सहज तरीके से, ताकि उनको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए बातें। ठीक है, फिर इसके पश्चात देखिए अगला जो है वह है उद्दीपकों का प्रयोग। उद्दीपकों का प्रयोग, अब उद्दीपकों के प्रयोग में यूज ऑफ कैटलिस्ट,
मतलब बच्चों को कोई चीज अगर समझानी है, उद्दीपक यानी क्या है, जो किसी चीज के दर को बढ़ा दे, इसे हम उद्दीपक कहते हैं। बच्चों के समझने के दर को बढ़ा दे। अब पढ़ाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि बच्चे अगर पढ़ने की इच्छा नहीं भी है तो वहां पर उद्दीप्त तो हो जाएं। किस लिए? पढ़ने के लिए। तो इसके लिए जादू कहां होना चाहिए? जादू आपके पढ़ाने के तरीके में होना चाहिए, प्रस्तुतिकरण के तरीके में होना चाहिए, एक रोचकता होनी चाहिए, एक बच्चों को बांधने की क्षमता होनी चाहिए, तब जाकर के बच्चा आपसे जुड़ेगा। ठीक है, तो उद्दीपकों का प्रयोग कैसे पढ़ाना है, बच्चों को कैसे बांध कर रखना है, बीच में कब हंसाना है, कब बच्चों को तथ्यात्मक बातें बतानी है, बीच बीच में कुछ मनोरंजनात्मक लतीफे देते रहने हैं, कुछ हंसी वाले ह्यूमरस एग्जाम्पल्स देते रहने हैं, ताकि बच्चा जो है वो हंसता भी रहे, पढ़ता भी रहे और उसको पता ना चले और उसको इतना आनंद आने लगे आपके क्लास में कि वो आपकी क्लास के लिए ही कॉलेज है, स्कूल है। ठीक है, तो ये चीज जो है उद्दीपकों का प्रयोग। और एक चीज होती है बड़ी जरूरी, देखिए इसी फेज में शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था के अंतर्गत ही एक चीज और आती है, वह होती है कक्षा के आकार प्रकार की अनुभूति। कक्षा के आकार प्रकार की अनुभूति, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे जो मेरा क्लास है तो मेरे को मालूम होना चाहिए कितने बच्चे हैं, कैसे बच्चे हैं, क्या बैकग्राउंड है, किसके साथ क्या समस्याएं हैं। तो आकार प्रकार से आशय ये है, ना कि रूम के लंबाई चौड़ाई से। हमको बच्चों के आकार और प्रकार, कैसे बच्चे हैं, किस प्रकार के बच्चे हैं, इसका हमें अनुभूति होना चाहिए, पूरा पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तब जाकर के ही हम उस कक्षा में हर बच्चे के मुताबिक प्रस्तुतिकरण और इसके बाद उद्दीपकों का प्रयोग, ये सारी चीजें कर पाएंगे, तब हमारा एक अच्छा शिक्षण हो पाएगा। अब इसके पश्चात होती है शिक्षण तत्परता के बाद की अवस्था। शिक्षण तत्परता के बाद की अवस्था, इट मीन्स पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग आपने देखा, शिक्षण की पूर्व तत्परता अवस्था, शिक्षण की शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था और शिक्षण तत्परता के बाद की अवस्था, यानी पढ़ा लिए, जो पढ़ाना था पढ़ा लिए। इसके बाद पढ़ाने का जो रिजल्ट आया, ठीक है, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आने चाहिए। जो बच्चों में भावनात्मक परिवर्तन हुआ, जो इमोशनल चेंजेस आए, पॉजिटिव ग्रोथ जो हुआ, ठीक है, उनके विचारों में जो परिवर्तन हुए, चेंज ऑफ थॉट्स, उनके ज्ञान में जो परिवर्तन हुआ, ग्रोथ ऑफ नॉलेज, इन सारी चीजों का एक निश्चित विधि के माध्यम से मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन ऑफ देम बाय अ फिक्स्ड प्रोसेस, कि कैसा उनमें परिवर्तन हो रहा है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, बच्चों में होने वाले, छात्रों में होने वाले परिवर्तनों का मूल्यांकन। जी, ये है शिक्षण तत्परता के बाद की अवस्था, छात्रों में होने वाले परिवर्तनों का मूल्यांकन। अब इसमें एक चीज यह है कि उसने शिक्षण के उद्देश्य को कितना प्राप्त किया, शिक्षण के वो उद्देश्य, वो ऑब्जेक्ट्स, लर्निंग ऑब्जेक्ट्स जो आपने शुरू में निर्धारित किए थे, उसको बच्चा कहां तक अचीव कर सका है। ठीक है, उसमें भावनात्मक परिवर्तन कितना हुआ, ज्ञान का परिवर्तन कितना हुआ, विचार कितने उसके सकारात्मक हुए। इन सारी चीजों का हम छात्रों में होने वाले परिवर्तनों का एक मूल्यांकन कर सकते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ चेंजेस ऑफ ए स्टूडेंट इन ए स्टूडेंट। ठीक है, तो एक बच्चे में हुए सारे परिवर्तनों का हम एक मूल्यांकन करते हैं और मूल्यांकन के माध्यम से हमें पता चलता है कि जो आपकी अंतः प्रक्रिया अवस्था है, जो आपका टीचिंग प्रोसेस है, वो अच्छा था या बुरा था। तो देखिए, हम अवस्थाओं के आधार पे पूरी शिक्षण को हम 3 फेजेस में, 3
अवस्थाओं में हम यहाँ पर बांटते हैं, शिक्षण से पूर्व की, शिक्षण की और शिक्षण के बाद की। तो ये हैं 3 अवस्थाएं, इसको आप समझ लीजिए, समझ लिए होंगे। बाकी चीज़ें अब मैं समझता हूँ आपको कोई कठिनाई इसमें नहीं जाएगी। तो चलिए, आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कुछ और जानना है, कोई और कन्फ्यूज़न आपके मन में है, तो कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को ज़रूर लिख दें ताकि मैं आपको वो चीज़ समझा सकूं। देखिए, मैं जो भी कर रहा हूं इसमें आपकी संलग्नता बहुत आवश्यक है। आपको अच्छे से मेहनत करके एग्जाम्स क्वालिफाई करने होंगे, आपको अच्छी तैयारी करनी होगी। इसके लिए मैं हमेशा आपके साथ लगा हुआ हूं। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।